ऑक्सीजन मास्क। इंजेक्शन। क्लियर क्लियर क्लियर। डॉक्टर क्या हुआ? कल्पना, तुम्हारी माँ का हार्ट तो पहले से ही कमजोर था और इस वायरल इन्फेक्शन ने उसे और कमजोर बना दिया था। आई एम सॉरी, मैं उन्हें बचा नहीं सका। आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज संभालो अपने आप को। कल्पना चुप हो जाओ। उषा, उषा, आई। उषा, आज बहुत देर हो गई। देर तो नहीं हुई है, आप बिल्कुल अपने वक्त पर हो। जाने की जल्दी है और आने की कोई खबर नहीं। ऐसा है उषा कि हम डॉक्टरों का वास्ता हमेशा मरीजों से पड़ता है और जब तक मरीज डिस्पेंसरी में है हमारे आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही इस पेशे का असूल है। हाँ, और हम डॉक्टर की बीवियों के नसीब में सिर्फ इंतजार लिखा है। ओके 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 ओके, बाय। हैव अ गुड डे। बाय। यस सर। तोलाराम जी, आप अंदर जाइए। हाँ। डॉक्टर साहब। आइए आइए तोलाराम जी, कहिए अब क्या शिकायत है? क्या बताएं डॉक्टर साहब, दिन भर तो घबराहट रहती है और रात को नींद नहीं आती। तोलाराम जी, आप खाने पर तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं करते हैं। तेल वाली चीजें खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। देखिए तोलाराम जी, खाना अगर कम तेल और कम मसालों का हो तो एसिडिटी बिल्कुल नहीं होगी और घबराहट भी नहीं होगी जो आपको होती है। ठीक है। आइए आपका चेकअप करता हूँ। कब? जी। लेट जाइए। हाँ। आराम से सांस लीजिए लंबी। अच्छा तोलाराम जी, आपको सीढ़ियां चढ़ने में कुछ घबराहट तो नहीं महसूस होती? डॉक्टर साहब होती है। ओके। हाँ। चश्मा निकालिए। पेट में पेन? हाँ डॉक्टर साहब। आई, उठिए। जी। तोलाराम जी, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन गैस है। हाँ। आप अगर एक्सरसाइज करें रोज, मेरा मतलब है कि चलें, वॉक करें, तो ये जो गैस है ये कम हो जाएगी।
ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक रोज है? चलूंगा। आइए कम आइए तोलाराम जी। हाँ जी। मैं आपकी दवाइयां जो हैं वो बदल देता हूँ, इससे आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। क्या हुआ डॉक्टर साहब? नहीं, कुछ नहीं। अरे कंपाउंडर, देखो डॉक्टर को क्या हो गया? डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या हुआ? क्या हुआ डॉक्टर साहब? नहीं, वो लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं घर जा रहा हूँ। बाहर जो पेशेंट बैठे उन्हें कहना कल आए। जी। क्या बात है, आज आप इतने जल्दी आ गए डिस्पेंसरी से? मैं गया तो वहीं था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। अचानक क्या हुआ आपको? पता नहीं उषा। उषा, यूं समझो कि आज मैं अपने मरीजों के सामने तमाशा बनते बनते रह गया। पर हुआ क्या? कुछ पता नहीं उषा, क्या हो रहा है। वो हुआ यूं कि मैंने एक पेशेंट को चेक किया, फिर उसकी दवाई लिखने के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा हाथ जकड़ गया हो। किसी ने मेरे हाथ को जोर से कस के पकड़ लिया हो। मैंने बहुत कोशिश की लिखने की, लेकिन मैं लिख ही नहीं पा रहा था। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। बस लिखने के बजाय मेरे हाथ से उस लेटर पैड पर एक लकीर खींचती चली जा रही थी। उषा, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। इसका मतलब है आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम है। ये लीजिए, इस पर लिख के देखिए क्या होता है। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। लिखिए ना। लीजिए ना, लिखिए। ट्राई कीजिए। क्या लिखूं? मेरा नाम ही लिखिए। अरे वाह, सब कुछ तो ठीक है। मैं तो अच्छी तरह से लिख सकता हूं। शायद उस वक्त आपके हाथ की कोई नस दब गई होगी। हाँ, शायद यही हुआ होगा। खैर, चलिए, इसी बहाने आपके साथ कुछ वक्त बिताने को तो मिला। जी हाँ, एक सजेशन दो। कहिए। लेट्स गो आउट फॉर लंच। हाँ हाँ, इट्स अ गुड आइडिया, चलिए। क्या बात है, डॉक्टर साहब आज आएंगे नहीं? अरे आएंगे ना। कल तो मरीजों को देखे भी ना चले गए थे। अरे कल तो उनकी तबीयत खराब थी। आज आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। नहीं आने वाले होते तो उनका फोन आ जाता। हाँ, ये बात भी सही है।
गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। कम इन। कम। 6 बजे तक हूं मैं, आप आ जाइए। जी ओके बाय। हाँ मिस्टर राजेश, जो टेस्ट कहे थे वो करवा लिया आपने? हाँ डॉक्टर साहब, ये देखिए। देखें क्या है रिपोर्ट। ठीक है, आइए मैं आपका चेकअप कर लेता हूँ। जी। आओ आओ राजेश, लेटो। और बताओ, ड्रिंक्स पीना बंद किया कि नहीं? नहीं साहब। नहीं तो कैसे ठीक होगे तुम? एकदम बंद करो ड्रिंक पीना, ठीक है? जी। सांस लो। क्या हुआ डॉक्टर साहब? नहीं कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, क्या बात है? कुछ प्रॉब्लम है क्या डॉक्टर साहब? नहीं कुछ नहीं। मैं बाद में आऊंगा। आप लेटे रहिए, मैं ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ। जी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? नहीं कुछ नहीं, तुम लेटे रहो राजेश, मैं भी आता हूँ। ठीक है। विठल, 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 विठल। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर अविनाश को जल्दी बुलाओ। यस सर। यस डॉक्टर खन्ना। डॉक्टर अविनाश, मेरा एक पेशेंट है, उसका कैन यू चेक हिज ब्लड प्रेशर प्लीज? व्हाई नॉट, कम कम। आइए डॉक्टर साहब। क्या बात है डॉक्टर साहब, कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं, आप लेट जाइए। घबराने की बात नहीं, मैं देखता हूँ। जी। हाथ ऊपर करिए। बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल? एवरीथिंग इज नॉर्मल। एनीथिंग एल्स? नो डॉक्टर अविनाश, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। डॉक्टर साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं, तुम आओ राजेश, मैं कुछ दवाई तुम्हें लिख देता हूँ। कम। जी। डॉक्टर साहब, वो मेरा प्रिस्क्रिप्शन। हाँ हाँ।
अरे अरे कौन आएगा? छोड़ डॉक्टर साहब, छोड़, मुझे कहता हूं छोड़। डॉक्टर साहब, छोड़ छोड़ छोड़। मिसेस खन्ना, इसकी रिपोर्ट तो कल तक आ जाएगी, लेकिन मैं अपने तजुर्बे के आधार पर इतना जरूर कह सकता हूं कि इन्हें ब्रेन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन लिखकर देना चाहते हैं तब उनके हाथ में एक अजीब सा स्ट्रेन शुरू हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि उनका हाथ कोई पकड़कर रोक रहा है, लिखने से रोक रहा है, और फिर दिमागी टेंशन शुरू हो जाती है और पसीना पसीना हो जाते हैं। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ है उनके साथ, बार बार हुआ है। देखिए, इनके साथ जो भी हो रहा है, हो सकता है ये पहले वाले हादसे का आफ्टर इफेक्ट हो या फिर साइकोलॉजिकल हो, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। आपको और इनको इस बात का कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। और डॉक्टर साहब से कहिए वो अपना काम जरूर शुरू करें, डिस्पेंसरी जरूर जाएं। आप जाइए अंदर। डॉक्टर साहब, आओ तोलाराम, कैसा है तुम्हारा पेट का दर्द? आप जाइए अंदर। डॉक्टर साहब, आओ तोलाराम, कैसा है तुम्हारा पेट का दर्द? डॉक्टर साहब, मेरा नाम तोलाराम नहीं, कमला है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। एक्चुअली गलती से मेरे मुंह से गलत नाम निकल गया। आप प्लीज बैठिए ना। कहिए, क्या तकलीफ है आपको? एक तकलीफ हो तो बताऊं। चलती हूँ तो सांस फूलती है, कभी कभी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, चक्कर आने लगते हैं और दिल घबराने लगता है। आइए आइए, यहाँ लेटिए।
आइए, आराम से। लेट जाइए, पैर सीधे रखिए। हम्म। ठीक लग रहा है? एब्सोल्युटली फाइन। फाइन। दैट्स गुड, अभी ठीक हो जाएगा। Oh my God. जिप जिप सुनिए मैडम, क्या हुआ? ऐसा लगता है अंदर कोई भूत प्रेत का डेरा है। अरे सुनिए तो मैडम, सुनिए। भूत भूत भूत। आखिर आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं परेशान न हूं तो और क्या करूं? ये मुसीबत तो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है उषा। पहले तो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा हाथ पकड़कर खींच रहा हो, लेकिन अब बीपी का पारा अपने आप ऊपर चढ़ता है। और जब डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसी मरीज का बीपी चेक किया तो वो बराबर निकला, एब्सोल्युटली नॉर्मल। मेरी समझ में नहीं आता कि ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। अरे ये सब कहीं आपका वहम तो नहीं? वहम नहीं उषा, ये मेरा वहम बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। और सुनो, आज तो हद ही हो गई। एक मरीज आया, पहले वो मुझे आदमी नजर आया, लेकिन थोड़ी देर में वो औरत बन गई। मुझे लगा ये मेरा वहम होगा। मैंने उसका चेकअप करने के लिए उसे टेबल पे लिटाया, और जैसे ही बीपी बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाया, मैं क्या देखता हूं कि बीपी बॉक्स टेबल पर से हवा में उड़ा और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसका ढक्कन अपने आप खुल गया, उसमें से स्ट्रैप निकला और मरीज के हाथ में रोल होकर चिपक गया। और जो स्टेथोस्कोप मेरे कंधे पर रखा हुआ था, वो अपने आप आहिस्ता से कंधे से निकलकर मरीज को चेक करने लग गया। उषा, ये सब देखकर मैं पूरी तरह से घबरा गया था। मैं भूत भूत करके चिल्लाने लगा। इतने में वो मरीज भी भाग उठा। अब तुम ही बताओ उषा, ये सब क्या है? वहम? नहीं उषा, ये सब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, और तुम कहती हो कि वहम है। और उषा, तुम्हारे कहने पर मैंने अपना चेकअप डॉक्टर कपाड़िया से भी करवाया है। शायद उसकी रिपोर्ट आज आ जाएगी। लेकिन उषा, मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। देखिए, आप डॉक्टर कपाड़िया की रिपोर्ट का इंतजार कर लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। उषा, ईश्वर करे सब कुछ नॉर्मल हो, सब ठीक हो। मैंने अपनी कड़ी मेहनत से ये प्रैक्टिस जमाई है।
और अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मुझे डर है कि कहीं मेरे पेशेंट मुझसे दूर ना चले जाएं। हाँ भाई, हमको भी ऐसा ही लगता है। अरे ये क्या है? जरूर यहाँ पर कोई किसने भूत लिखा है प्रेत ये? का चक्कर है। देखो, पता नहीं किसने यार, लिखा है? ऐसा- किसी ने मजाक किया है या पता नहीं मजाक भाई, किया। हमको क्या मालूम। नहीं कहाँ नहीं, पर ऐसा मजाक सच भी हो सकता क्या है। लिखा है? बिल्कुल, देखो भूतिया डॉक्टर। बिल्कुल। हाँ, बहुत गलत लिखा है भाई, भूतिया डॉक्टर। किसने लिखा है ये? पता नहीं सर, ये किसकी शरारत है। आप अंदर जाइए सर, मैं साफ कर देता हूँ। My God! सॉरी सर। वो दवाइयाँ, वो सब ऊपर, वो टेलीफोन, सर। पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। सर सुनिए तो। सर पता नहीं डॉक्टर साहब को क्या हो गया है। उषा, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मैं उसे बयान नहीं कर सकता। लगता कोई मुझे तबाह करने पर तुला हुआ है। अगर यह सिलसिला इसी तरह से चलता रहा मैं तो पागल हो जाऊंगा। सुनिए, हिम्मत से काम लीजिए। जो हालात हमारे सामने हैं उनका तो मुकाबला करना पड़ेगा ना। मगर उषा, इंसान से लड़ाई हो तो मुकाबला करो ना। हवा से कैसे मुकाबला किया जा सकता है? मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन यह सब देखकर मैं बहुत डर गया हूं। अब तो मुझे अपने साइज से भी डर लगने लगा है। प्लीज प्लीज आप डरिए नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। प्लीज चलिए, प्लीज लेट्स गो एंड रिलैक्स। डॉक्टर खन्ना, आप इतने काबिल डॉक्टर होते हुए भी इस तरह के भ्रम में पड़ गए। मैंने पहले भी आपका चेकअप किया था, सब कुछ नॉर्मल है। अब भी चेकअप किया है, सब कुछ नॉर्मल है। ये सिर्फ आपका भ्रम है और कुछ नहीं। तो आप ही बताइए डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? आप सिर्फ आराम करो। आपने अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर लिया है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, 2-3 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और डिस्पेंसरी भी जाना शुरू कर देंगे। आई होप सो कि मैं काम पे जाना शुरू करूं। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।
कौन? उषा? इतनी रात गए तुम जाग रही हो? क्या हुआ? उषा? उषा? बात सुनो उषा। उषा? 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 दरवाजा खोलो उषा। क्या हुआ उषा? उषा? तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलती? उषा? तुम? क्या हुआ? उषा, अगर तुम यहां ऊपर हो तो वो क्या हुआ? तो वो कौन थी? कौन वो? वही जिसका पीछा करते करते मैं यहां तक आया। वो उषा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा मुझे। कुछ नहीं हो रहा है आपको। आपने शायद सोते सोते कोई सपना देखा है। सपना? नहीं उषा, वो देखिए, आपकी ये हालत देखकर अभी मुझे भी घबराहट होने लगी है। तो तुम ही बताओ उषा कि मैं क्या करूं। सुनिए, आप अपने आप पर काबू पाइए। आप एक डॉक्टर हैं और इस बात को आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है कि ये कोई वहम है आपका। इस वहम से बाहर आइए। देखिए, आप खुद सोचिए, इस घर में इस वक्त आपके और मेरे सिवाय और है कौन? और आपका इस तरह उठना, किसी को देखना जो है नहीं, अगर वहम नहीं है तो और क्या है ये? प्लीज अपने आप को संभालिए और अपनी प्रैक्टिस फिर से शुरू कीजिए। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो उषा, ये मेरा वहम ही तो है। ठीक है, कल से मैं रोज हॉस्पिटल जाऊंगा और ये जो मेरा वहम है इसे मैं अपने जहन से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगा। सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल सच कह रहा हूं। कम। डॉक्टर खन्ना की कोई खबर आई? अरे भगवान का शुक्र है, उनकी तबीयत ठीक है। उनका फोन आया था, वो आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। लो डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, अरे कल्पना, तुम आओ आओ, अंदर आओ। हैव अ सीट। और बताओ, कैसी हो तुम? ठीक नहीं हूँ, तभी तो आपके पास आई हूँ। आप मेरा चेकअप करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। कल्पना, मुझे रियली तुम्हारे मम्मी के देहांत का बेहद अफसोस है। जी हाँ डॉक्टर साहब, नकली दवाइयों ने उनकी जान ले ली थी। क्या कहा तुमने? तुम्हारी मम्मी की मौत नकली दवाइयां खाने से हुई? उन्हें तो दिल का दौरा पड़ा था ना? जी नहीं डॉक्टर साहब, आप नहीं जानते, मुझे भी उनकी मौत के बाद पता चला कि जो दवा उनको दी गई थी वो असली नहीं नकली थी। ओह माय गॉड! लेकिन कल्पना, वो दवाइयां तो मैंने... नहीं डॉक्टर साहब, आपने तो सिर्फ दवा लिखी थी। अब आप क्या जानते थे कि वो दवा असली है या नकली? इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। कल्पना,
Really very shocked to hear this. But don't worry. I will definitely look into this matter. Okay? You don't worry at all. अब मैं तुम्हारा चेकअप कर लेता हूं. Come. आओ लेटो. सांस लो. Excuse me. Yes, Dr. Khanna here. डॉक्टर साहब, मैं मिसेस प्रकाश झा बोल रही हूँ. हाँ हाँ बोलिए. आपसे मिलना है. हाँ आइए ना. थैंक यू. ओके ओके बाय. कल्पना, ये कल्पना कहाँ चली गई? विठल, 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 क्या बोला डॉक्टर साहब? ये कल्पना कहाँ चली गई? कल्पना? कौन कल्पना डॉक्टर साहब? वही कल्पना जिसे मैं अंदर चेक कर रहा था, कहाँ चली गई? डॉक्टर साहब अभी तक कोई पेशेंट आया ही नहीं. ऐसे कैसे हो सकता है? बात सुनो, तुम लोग ड्यूटी करते हो और सोते रहते हो. पेशेंट अंदर आया, मैंने उसे लिटाया, चेक कर रहा था, इतने में फोन की घंटी बजी. मैंने फोन उठाया, पलट कर देखा तो पेशेंट अंदर नहीं है. डॉक्टर साहब मैं सच कह रहा हूँ, अभी तक कोई पेशेंट आया ही नहीं. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है. मैंने खुद उसे चेक किया. हटो यहाँ से. सुनो, सर. क्या तुमने भी किसी लड़की को अंदर जाते हुए नहीं देखा? नो सर, न किसी को अंदर जाते हुए देखा है, न किसी को बाहर आते हुए देखा है. ये कैसे हो सकता है? वो लड़की तो कल्पना ही थी. आइए डॉक्टर साहब, अंदर आ जाइए. डॉक्टर खन्ना, आप प्लीज बैठ जाइए. मैं अभी तैयार होकर 2 मिनट में आती हूँ. जी. आइए डॉक्टर साहब. सॉरी, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा. कहिए डॉक्टर साहब, क्या लेंगे आप? नहीं कुछ नहीं कल्पना. दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ. बात? कैसी बात? कल्पना, मैं उस मजाक की वजह जानना चाहता हूँ. मजाक? कौन सा मजाक? वही जो तुमने वो. पहले आप बैठ जाइए. जी. कल्पना, वही जो तुमने डिस्पेंसरी में आकर किया, वो मेरा क्या हुआ कि मैंने तुम्हारा चेकअप करने के लिए तुम्हें टेबल पे लेटाया, ठीक है? तो तुम बिना बोले ही चली गई. मेरा मतलब है कि चली क्या गई, तुम तो गायब हो गई. मैंने अपने कंपाउंडर और रिसेप्शन से भी पूछा तो उन्होंने बताया यहाँ तो कोई आया ही नहीं था. और आप परेशान हो गए? सच पूछो कल्पना तो मैं आजकल बहुत परेशान हूँ.
मेरा मतलब है कि अजीब अजीब से हादसे हो रहे हैं मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं जहनी तौर पर बहुत अपसेट हो गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं कल्पना। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। आपके पास इनका कोई जवाब नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन इन सब का जवाब मेरे पास है। तुम्हारे पास है? मेरे साथ हो रहे इन हादसों का जवाब तुम्हारे पास है, लेकिन इन हादसों का तुमसे क्या ताल्लुक? ताल्लुक? इन सब का ताल्लुक मेरे साथ है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ डॉक्टर साहब। आजकल आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उन सब की वजह मैं हूं। तुम कल्पना? हाँ, मैं डॉक्टर साहब। मगर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो कल्पना? किस बात का बदला ले रही हो मुझसे? माना कि मैंने तुम्हारी मां का इलाज किया और मैं उन्हें बचा नहीं सका, लेकिन इस बात का मुझे बेहद अफसोस है कल्पना। मैं इंसान हूं, कोई भगवान नहीं, लेकिन तुम्हारी मां की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरी माँ की मौत में बेशक आपका कोई हाथ नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन उनकी मौत में उन लोगों का तो हाथ है ना, जिनकी बनाई हुई दवाई खाकर मेरी माँ की मौत हुई। इसलिए डॉक्टर साहब, आजकल आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी मरीज को देखकर दवाई लिखकर देते हो तो मैं आपका हाथ पकड़ लेती हूँ, आपको रोक लेती हूँ। तुम मेरा हाथ रोक लेती थी? इसका मतलब है कि मेरे साथ हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ वो सब तुम करती थी। तुम मेरा हाथ रोक लेती थी, मुझे लिखने नहीं देती थी, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देती थी? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। कल्पना, ये सब क्या है? डॉक्टर साहब, आप मुझसे बिल्कुल मत डरिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं एक दुखियारी लड़की हूं जिसकी मां को बिना कसूर नकली दवाइयां देकर मौत के घाट उतार दिया गया। ये वो लोग हैं जो दौलत के लालच में आकर नकली और जहरीली दवाइयां बनाते और बेचते हैं, जो इंसानों की जिंदगियों से खेलते हैं। जब मुझे मां की मौत की असलियत का पता चला तो मैं उन्हें रोकने गई, क्योंकि वो मेरे सामने बेनकाब हो चुके थे और उन्हें डर था कि कहीं मैं उनकी असलियत पुलिस को न बता दूं। उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ मुझे मौत के घाट उतार दिया। डॉक्टर साहब,
आप इस वक्त जिस कल्पना को देख रहे हो ना, वो जिंदा नहीं है। वो कल्पना की आत्मा है। आत्मा नहीं कल्पना। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आत्मा हूं। लेकिन तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मुझे क्यों सता रही हो? न तो मैं नकली दवाइयां बनाता हूं, न ही तुम्हारी मां की मौत का जिम्मेदार हूं, और न ही तुम्हारी मौत का। मुझे तो यह भी नहीं पता कि तुम्हारी मौत कब और किस तरह से हुई। आखिर तुम मुझे क्यों सता रही हो कल्पना? डॉक्टर साहब, मैं आपकी दुश्मन नहीं, दोस्त हूं, हमदर्द हूं। इसलिए आज मैं आपको सब कुछ बताती हूं। ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये मुझे एम्पायर मेडिको वालों ने दिया था, क्योंकि मरने से पहले मैं यहां काम करती थी। एम्पायर मेडिको वाले के मालिक का नाम है शाह चंपालाल, और उसके इकलौते बेटे का नाम है सुरेश शाह, जो मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं उस वक्त बायोकेमिस्ट्री में एमएससी कर रही थी। मेरे परिवार में मैं थी, मेरी मां थी और मेरे पिताजी थे। लेकिन अचानक पिताजी की हालत इतनी खराब हो गई कि उनकी मौत हो गई। इस वजह से घर के हालात बिगड़ गए। मेरी मां बीमार रहने लगी और मुझे नौकरी की तलाश करनी पड़ी। और फिर एक दिन कल्पना, ए कल्पना, कल्पना, हाँ, क्या हुआ? तुम कब आए? अच्छा, तो अब ये होगा कि हम पहुंच भी जाएंगे और आपको पता ही नहीं पड़ेगा। गुड। आई एम सॉरी सुरेश, लेकिन जब इंसान परेशान होता है और चिंता में रहता है तो अपनी सारे होशोवास खो देता है। तुम तो जानते ही हो ना, मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक पापा की मौत हो गई और घर के हालात बिगड़ गए। इस वजह से मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ रही है। कल्पना, तुम्हारे पापा की डेथ की खबर थी मुझे, पर तुम ये नौकरी ढूंढ रही हो, बताया क्यों नहीं? ये सब बताकर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी सुरेश। कमाल करती हो, दोस्त भी कहती हो और परेशान भी नहीं करना चाहती। ये लो, ये क्या है? पैसे हैं, इनकी जरूरत है तुम्हें। मैं ये मदद नहीं ले सकती। क्यों? मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? नौकरी चाहिए ना तुम्हें। तुम मुझे नौकरी दिलाओगे? क्यों? अब इसके लिए भी तुम्हारा कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलें? हम्म। चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज कम। ठीक है, I'll talk to you later. मैं आई कम इन सर? आओ भाई आओ। आओ। तुम्हें कब से जरूरत पड़ गई इजाजत मांगने की? हेलो सर। क्या बात है? जी, ये कल्पना मेहता है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बायोकेमिस्ट में एमएससी कर रही है। वेरी गुड। लेकिन इन्हें काम की तलाश है। पढ़ाई छोड़कर काम? जी, हालात ही कुछ ऐसे। इन्हें काम की तलाश है और आप इन्हें काम देंगे। भाई तुम्हारी बात को कैसे टाल सकता हूं, लेकिन फिलहाल इन्हें क्लरिकल जॉब करना होगा। नो प्रॉब्लम सर, मेरे लिए यही काफी है। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहती, इसलिए इज्जत से जो भी मुझे मिल जाए वही मेरे लिए काफी है। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ तुम्हारी इस बात से। क्या नाम बताया तुमने अपना? हाँ, कल्पना। कल्पना मेहता। ऐसा करो, तुम इन्हें मैनेजर गुप्ता के पास ले जाओ। जी। वो उन्हें काम सिखा देंगे। ठीक है। तुम आज से बल्कि अभी से काम शुरू कर सकती हो।
और जहां तक तनख्वाह की बात है तो वो सर सैलरी की कोई बात नहीं है, आप खुशी से जो भी देंगे वो मेरे लिए काफी होगा। नहीं, तुम्हें यू विल गेट अ हैंडसम सैलरी। एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलो। तो आप खुश हैं मिस्टर सुरेश? या थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। माँ, 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 एक बहुत ही अच्छी खबर है। क्या बात है बेटा? एक बुरी खबर से तो हम लोग उबरे नहीं, अब क्या खबर है? माँ, मुझे एम्पायर मेडिको में नौकरी मिल गई है, दवाई की कंपनी है। क्या तुम नौकरी करोगी बेटा? और फाइनल ईयर वो कैसे पास करोगी? माँ, आप जानती हो ना नौकरी करना कितना जरूरी है। आप पढ़ाई की बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हैंडल कर लूंगी। लेकिन बेटा मैं काम कर रही हूँ ना। नहीं माँ, वैसे भी आपकी तबीयत खराब रहती है और आप तो जानती हो ना नौकरी करना कितना जरूरी है। लेकिन बेटा नहीं माँ, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। अब आप आराम करेंगी और मैं नौकरी करूंगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कल्पना, दोस्ती और मोहब्बत में थैंक यू वेरी मच नहीं चलता। अरे तुमने एक मिसाल तो सुनी होगी कि जो जरूरत के वक्त काम आते हैं वही सच्चे दोस्त होते हैं। तो मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया। तुम्हें नौकरी की जरूरत थी और मुझे पता था कि वहां तुम्हारे लिए काम है, बस। सुरेश, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, हर कोई वहां तुम्हारी इज्जत कर रहा था। पियून से लेकर बॉस तक हर कोई तुम्हें ऐसे पूछ रहा था जैसे तुम ही वहां के मालिक हो। इनफैक्ट चंपालाल जी ने बिना कोई सवाल किए मुझे नौकरी दे दी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। कौन सा राज? बताऊं तुम्हें वो राज? अब दोस्तों से भी कोई राज छुपाता है? ठीक है, तो सुनो। शाह चंपालाल मेरे पापा हैं। क्या? मैं उनका इकलौता बेटा हूं और उनकी जायदाद का इकलौता वारिस। तुम इतने बड़े आदमी हो और इतने अमीर हो, फिर तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? देखो, इस सब की कभी नौबत ही नहीं आई और वैसे भी मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। तुम इतने बड़े आदमी के बेटे हो और मैं बस। कल्पना, दोस्ती और प्यार में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता और तुम जानती हो कि ये तो आप में विश्वास नहीं रखता। तुम एक बात बताओ, तुम तो खुश हो ना? बहुत खुश हूं। कल्पना, तुम्हारी दोस्ती पर मुझे बहुत नाज है। तुम में मैंने एक अच्छाई देखी है। तुम हर बात को साफ साफ कहती हो। तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। तुम्हारा दिल शीशे की तरह साफ है। बस तुम्हारी स्टडीज कंप्लीट होने का इंतजार है। उसके बाद तुम्हारे सामने एक प्रपोजल रखूंगा। कौन सा प्रपोजल? कैसे कहूं कल्पना, विल यू मैरी मी? मुझसे शादी करोगी? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सुरेश की बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे कई साज मेरे कानों में बज रहे हों। मुझे वो सारी खुशियां मिलने वाली थी जिसकी कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। नौकरी करते करते मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कंपनी ने खुश होकर मुझे प्रमोशन दिया। सुरेश ने मुझे उस घर से कंपनी के इस घर में पहुंचा दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन ऑफिस में काम करते करते मुझे पता चला कि मां की अचानक तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर साहब, आपको याद है पहली बार मैं अपनी मां को आप ही के पास लेकर आई थी? आइए। कुछ नहीं, बस वायरल फीवर है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है। इन्हें आप मंगवा लीजिएगा।
अरे डॉक्टर साहब, आपने जो भी दवाइयां लिखी हैं वो सब उसी कंपनी की हैं जहां मैं काम करती हूँ। ओह दैट्स गुड। हाँ डॉक्टर साहब, मैं एम्पायर मेडिको में काम करती हूँ। माँ बाप पानी पीजिए। पी लिया, अब आप आराम करिए। बेटा, मेरी सेवा करते करते इतना वक्त हो गया, तूने खाना तक नहीं खाया अभी। आप मेरी बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं खा लूंगी। आप आराम कीजिए। कल्पना, कल्पना, क्या हुआ माँ? जी घबरा रहा है बेटा, जी घबरा रहा है। माँ माँ आप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। डॉक्टर साहब, कल्पना, जो दवाइयां मैंने तुम्हारी माँ को दी हैं उनका असर ठीक से हो नहीं रहा। मेरा मतलब है कि डोसेज और बढ़ाने पड़ेंगे, बट डोंट वरी, शी विल बी ऑल राइट। जैसा आप ठीक समझो। ओके। दवाई की डोज बढ़ाने के बाद माँ की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर, क्या हुआ? कल्पना, वो बोलिए ना। आई एम सॉरी कल्पना। दरअसल तुम्हारी माँ का हार्ट तो पहले से ही कमजोर था और इस वायरल इन्फेक्शन से और कमजोर हो गया था। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन आई एम सॉरी, मैं उन्हें बचा नहीं सका। आई एम सॉरी। डॉक्टर, क्या हुआ? कल्पना, वो बोलिए ना। आई एम सॉरी कल्पना। दरअसल तुम्हारी माँ का हार्ट तो पहले से ही कमजोर था और इस वायरल इन्फेक्शन से और कमजोर हो गया था। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन आई एम सॉरी, मैं उन्हें बचा नहीं सका। आई एम सॉरी। कल्पना चुप हो जा। बेटा जी? मुखाग्नि कौन देगा? पूछता हूँ। वो पंडित जी पूछ रहे हैं मुखाग्नि कौन देगा? मैं दूंगी। तुम? हाँ मैं। लेकिन ये परंपरा के खिलाफ है बेटी। परंपरा? आप किस परंपरा की बात कर रहे हैं पंडित जी? गया वो जमाना जब बेटा बेटी में फर्क हुआ करता था। आप ही बताइए, क्या बेटी माँ की कोख में 9 महीने और बेटा 15 महीने रहता है? मैं ही अपनी माँ की बेटी हूं और मैं ही अपनी माँ का बेटा, इसलिए मैं ही अपनी माँ को मुखाग्नि दूंगी। वो इन्हें दीजिए।
माँ की मौत का सदमा तो मेरे दिल पर था ही, फिर भी जिंदगी तो नदी के बहाव की तरह थी। मैं फिर अपने काम पर वापस चली गई और उस दिन मेरी ड्यूटी फैक्ट्री में थी। आई एम सॉरी। रामलाल, जी मैडम। तुम जानते हो सैंपल में क्या है? जी मैडम, वो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते हो? तुम जानते हो इसमें दवाई की जगह केमिकल मिला हुआ है? मैडम वो इसका मतलब ये है कि तुम दवाई की जगह जहर बनाते हो। मैं भी मालिकों को कंप्लेंट करती हूँ। देखिए मैडम, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। मालिकों के हुक्म पे ही ये सारी दवाइयाँ बनाई जाती है यहाँ पर। क्या कहा तुमने? हाँ मैडम, मालिकों के कहने पर ही ये जहर बनता है यहाँ पर। और क्या क्या बनता है यहाँ पर? मैडम वो सैंपल्स के सिवा टैबलेट्स, कैप्सूल्स। मैं भी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। मैडम देखिए क्या कर रही हैं मैडम। देखिए मैडम, प्लीज ऐसा मत कीजिए, शांति रखिए मैडम। देखिए मैडम, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला। देखिए मैडम, मैं नौकर हूँ यहाँ का, बाल बच्चे वाला हूँ। मेरी कंप्लेंट मत मैडम। सेठ जी, हेलो। सेठ जी मैं रामलाल। कल्पना, कहाँ जा रही हो? ये क्या है? मौत का परवाना। मौत का परवाना? मैं समझा नहीं। सुरेश, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एम्पायर मेडिको में दवाइयों की जगह जहर बनता है। ये क्या कह रही हो कल्पना? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ मेरे पास सबूत है उनका। ये कैप्सूल देख रहे हो? इसमें केमिकल का रंग पड़ा हुआ है। अरे इंजेक्शन, इसमें जिंदगी नहीं मौत है। ये सब हो रहा है एम्पायर मेडिको में। क्या? नहीं, ये सच नहीं है। सुरेश, अब मुझे तुम लोगों की असलियत का पता चल चुका है। ये वही इंजेक्शन है जो मेरी माँ को दिए गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। इसलिए मैं इसी वक्त पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो कल्पना। देखो कल्पना, तुम इस कंपनी के एक जिम्मेदार ऑफिसर हो और थोड़ी बहुत खोट तो हर बिजनेस में होती ही है। मुझे उम्मीद है कि हमारी इज्जत का ख्याल करते हुए तुम अपनी जुबान बंद रखोगी। यानी पैसों की लालच में आकर आप लोगों की जिंदगी के साथ खेलोगे? चंपालाल जी, ये बिजनेस की खोट नहीं, नियत की खोट है। आप लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। नहीं चंपालाल जी, मौत के इस खेल में मैं आपका साथ नहीं दूंगी। इसलिए मैं इसी वक्त पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होगा कि जिसे मैं देवता समझती रही वो एक राक्षस निकला। कल्पना, चिल्लाइए मत। मैं नहीं जानता था यह दवाइयों के नाम पे जहर बनता है। मुझे आपको अपना बाप कहने में शर्म आ रही है। बेटा सुरेश, मर गया बेटा आपके लिए और आप मेरे लिए। मैं आपकी जायदाद को छोड़कर जा रहा हूँ। चलो कल्पना, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन। नहीं बेटा सुरेश, मैं चलो कल्पना, मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है। बाहर निकलो। क्या बात है सुरेश, हम यहाँ क्यों आए हैं? हम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? मैं बहुत अपसेट हूं कल्पना। क्या सोचा था, क्या हो गया। कितने सपने देखे थे। सोचा था शादी करेंगे, साथ रहेंगे। सब बिखर गया।
सुरेश, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो इस बारे में कुछ जानते भी नहीं थे। ये मेरी ही तो गलती थी कि जो मैंने तुम्हें वहां काम दिलाया। न तुम वहां पर काम करती, ना हमारे कारोबार के बारे में जान पाती तो शायद जिंदा रह पाती। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं। डैडी, डैडी, ये रही आपकी मुजरिम। मुजरिम? मुजरिम मैं नहीं, मुजरिम तुम दोनों हो। मौत के सौदागर। मेरी माँ की तरह पता नहीं कितने गरीब और मासूम लोगों को तुमने अपनी ही नकली दवाइयां देकर मौत के घाट उतारा है। तो तुम पुलिस स्टेशन जा रही थी हमारा राज फाश करने, हमें बेनकाब करने, हमारी साख को मिट्टी में मिलाकर हमें बर्बाद करने। वो तो मैं आज भी जाऊंगी। तुम्हें मौका मिलेगा तब ना। मुझे अफसोस ही नहीं सुरेश, शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे भेड़िए से प्यार किया। सुरेश बेटे, अब इसकी जुबान को बंद करना ही पड़ेगा। यही वो इंजेक्शन है ना जिसे लेकर तुम पुलिस स्टेशन जा रही थी? गलत जगह जा रही थी। अब तुम्हें सही जगह पहुंचाते हैं, तुम्हारी मां के पास। सुरेश देखो, आगे मत आना। देखो देखो सुरेश, मैं कह देती हूँ आगे मत आना। देखो सुरेश, देखो सुरेश। सुरेश तुम गलत कर रहे हो। नहीं सुरेश, देखो सुरेश, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सुरेश क्या कर रहे हो सुरेश? ये तो मर गई, अब क्या करना है? इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। कल्पना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी रेप्यूटेड कंपनी इस तरह की नकली दवाइयां बनाकर लोगों की जिंदगी के साथ खेल रही है। डॉक्टर साहब, मेरी मां की मौत हुई। उन लोगों ने मिलकर मुझे मारा और ये सिलसिला आज भी जारी है। नहीं कल्पना, अब ये सिलसिला इस तरह से जारी नहीं रहेगा। मैं उन्हें करूंगा बेनकाब। मैं उन्हें सलाखों के पीछे धकेल कर सजा दिलाऊंगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप उन्हें सजा नहीं दिलाएंगे। वो दोनों मेरे मुजरिम हैं। वो मेरे ही नहीं, समाज के मुजरिम हैं, देश के मुजरिम हैं, और उन्हें मैं सजा दिलाऊंगी। लेकिन तुम कैसे सजा दिला सकती हो? उसकी आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ आपको मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो सुनिए, हेलो, सुरेश शाह हियर। यस मिस्टर सुरेश, मैं चंपालाल जी से बात कर सकता हूँ? डॉक्टर खन्ना है। हाँ जी, एक मिनट। ये डॉक्टर खन्ना का फोन है आपके लिए। हाँ डॉक्टर खन्ना, कहिए। चंपालाल जी, आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? कैसी बुरी खबर? चंपालाल जी, आपको याद होगा कि आपकी कंपनी में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था कल्पना। उसकी माँ का इलाज मैंने किया था। उस लड़की का कहना है कि उसकी माँ की मौत आपकी कंपनी एम्पायर मेडिको की नकली दवाइयां खाकर हुई है।
और वो मुझसे कहकर गई है कि वो आपकी फैक्ट्री से उन नकली दवाइयों को बरामद करके पुलिस के हवाले करेगी। लेकिन डॉक्टर खन्ना वो देखिए चंपालाल जी, जो मेरा फर्ज था वो मैंने पूरा किया। बस मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप उस लड़की को अपनी फैक्ट्री में आने से रोकिए। सुरेश बेटे, हमने उस लड़की कल्पना को खत्म करके उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया था ना? हाँ। लेकिन डॉक्टर खन्ना का कहना है कि वो हमारी फैक्ट्री की तरफ जा रही है और नकली दवाइयां हासिल करना चाहती है। क्या मतलब वो जिंदा है, मरी नहीं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा बेटा। हमें फौरन फैक्ट्री चलना होगा। पर आज तो फैक्ट्री बंद है। ये तो और भी अच्छी बात है, हम उसे बाहर ही पकड़ लेंगे और जो काम उस रोज पूरा नहीं कर सके उसे आज पूरा। डैड, दरवाजा तो खुला हुआ है और वॉचमैन भी नहीं है। शायद वो अंदर ही होगी, चलो देखते हैं। जी। चलिए। कल्पना, जहां कहीं भी हो बाहर आ जाओ। कल्पना, हम जानते हैं कि तुम यहीं कहीं हो। खैर इसी में है कि बाहर आ जाओ। कल्पना, कल्पना! देखो, तुम आज यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकती। कल्पना! 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 क्या हो बेटा? नहीं मिली। इधर भी कोई नहीं है। कहां गई होगी वो? ये क्या हो रहा है? कल्पना? हाँ, मैं जिसे तुम दोनों बाप बेटों ने मिलकर मारा और मारकर लाश को ठिकाने लगा दिया। मगर तुम तो। सुरेश, जिस्म मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा? लेकिन डॉक्टर खन्ना ने तो फोन पे कहा था कि तुम। डॉक्टर खन्ना को मैंने ही कहा था फोन करने को, जिससे तुम दोनों यहाँ पर आ जाओ। तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम्हारा नाटक है। तुम जिंदा हो तो ठीक है, मुझे मार के देख लो। हाँ, आज तो तुझे मार ही देंगे। आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ? बेटा मारो, मारो उसको, मारो। हाँ। अब तुम दोनों यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। कल्पना, हमसे गलती हो गई, मैं माफ कर दो। देखो देखो, दौलत की लालच में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं, हम ये नकली दवाओं का कारोबार बंद कर देंगे। बल्कि हम ये फैक्ट्री बंद कर देंगे। इसके बदले में जो कीमत चाहो ले लो हमसे। तुम अब कीमत की बात कर रहे हो? बोलो, तुम क्या मेरी माँ की जान वापस ला सकते हो? मेरी जान वापस कर सकते हो? उन हजारों मासूम और गरीबों की जान वापस कर सकते हो जो तुम्हारी दवाइयां खाकर मौत के मुंह में चले गए? नहीं चंपालाल। और सुरेश, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, मुझसे शादी भी करना चाहते थे। लेकिन मुझे जैसे ही तुम्हारी असलियत का पता चला, तुमने अपना रंग बदल लिया। बोलो सुरेश, मुझसे गलती हो गई। तुमने कितनी बेदर्दी से अपनी जान बचाने के लिए मुझे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। हम पर रहम करो, माफ कर दो हमें। माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तुम लोग तो रहम के काबिल ही नहीं हो।
ये वही दवाइयां हैं, पोटेशियम साइनेट से भरा हुआ इंजेक्शन। अब तुम लोगों को पता चलेगा कि नकली दवाइयां खाकर आदमी कैसे मरता है। हमें माफ कर दो, हम समझते हुए माफ कर दो हमें। माफ कर दो। डॉक्टर खन्ना, आखिरकार मुजरिमों को उनकी किए की सजा मिल गई और नकली दवाइयों की ये फैक्ट्री भी बंद हो गई। लेकिन ये सिलसिला आज भी जारी है। आज भी हमारे देश में ऐसी कई कंपनियां हैं जो नकली और जहरीली दवाइयां बनाती हैं और जिसकी वजह से हजारों मरीजों की मौत हो जाती है। और इन सब के जिम्मेदार हैं वो डॉक्टर्स और दवाइयों के दुकानदार। लेकिन एनीवे डॉक्टर, आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको चंपालाल और सुरेश जैसे लोगों को रोकना होगा, क्योंकि दवाइयां जिंदगी देती है, मौत नहीं।